वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत24। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद लाया गया मुख्तार का शव। मुख्तार अंसारी का शव पैतृक को घर लाया गया। आपको बता दें देर रात गाजीपुर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा से गाजीपुर शव पहुंचा और मुख्तार के घर के बाहर इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार आप तक कुछ देर पहले तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे कि कैसे वहाँ पर अभी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हालांकि अभी की अगर जानकारी आपको दें, कोई बड़ा पॉलिटिशियन वहाँ पर पहुँचेगा नहीं, ऐसी खबर फिलहाल नहीं मिल रही है। लेकिन देर रात गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव लगभग 1 बजे के आसपास पहुंचा और अभी की अगर बात करें तो वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। ये बड़ी खबर मिल रही है। तो देखिए, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जानकारी दी है। अब्बा को कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। उमर की ओर से जानकारी दी गई। जनाजे की नमाज के बाद दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। आज सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। जनाजे की नमाज के बाद में उसको दफन किया जाएगा। कालीबाग का कब्रिस्तान जिसमें पहले से कब्र खुद चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद देर रात पहले अधिकारी मौके पर पहुंचे, कालीबाग के कब्रिस्तान का मुआयना किया। उसके बाद में फोर्सेस को वहां पर तैनात कर दिया गया और कल ही कब्र खुल गई थी मुख्तार अंसारी की, क्योंकि पहले कल ये माना जा रहा था कि पोस्टमार्टम के बाद में कल जुमे के दिन ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन देर रात मुख्तार अंसारी का शव पैतृक गांव पहुंचा, जिसके बाद वहां पर मुख्तार अंसारी के आखिरी दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी आप देखिए, सुबह लगभग माना जा रहा है कि 8 बजे से एक बार फिर लोगों को आखिरी बार देखने का मौका मुख्तार को मिलेगा। बेटे उमर ने जानकारी दी है कि सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा सुबह के 10 बजे। कल पहले दोपहर माना जाता है कि सुपुर्द खाक होगा, लेकिन अब आज सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा नमाज के बाद। को दफनाया जाएगा। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पुख्ता व्यवस्था की गई है। पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो हैं। परिवार के लगातार संपर्क में हैं और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्द खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। लगभग सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी फोर्स? पर्याप्त संख्या में फोर्स है। फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है, ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। दफनाने का समय क्या है? जो परिवार ने बताया है 10 बजे। आप देख रहे सुरक्षा व्यवस्था हर गलियों में, हर टर्न पे, सब जगह पॉइंट्स पे मैजिस्ट्रेट्स और फोर्स और पीएसी लगाई गई है। रूफटॉप ड्यूटीज भी हैं, सब पे नजर रखी जा रही है और सभी इंतजामात हैं और पीसफुली कराएंगे। मैम, कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो कितने लोगों के अंदर जाने की व्यवस्था की गई? कैसे परिवार के लोग ही जाएंगे? बाकी लोगों का हुजूम आएगा तो किस तरीके से कंट्रोल? देखिए, मैं हर चीज कैमरे पे ब्रीफ नहीं कर सकती। जो अधिकारी मौके पे उनको ब्रीफ कर दिया गया है, वो किस तरह से फिल्टर आउट करेंगे वो वहाँ पे मौके पे। छोटा सा माफिया मुख्तार अंसारी का शव रात में आ गया था। आगे सुबह क्या तैयारी है? आगे किस तरह होगी? सभी तैयारियां पूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो उनके आवास से लेकर कब्रिस्तान का लगभग 900 मीटर का, ये 600-700 मीटर का रूट है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके हम लोगों ने रूट पे जनाजे के रूट पर फोर्स लगा दी है, मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए हैं और लोगों पे नजर रखी जा रही है। व्यवस्था पूरी पूर्ण है और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम समय क्या है? 10 बजे। और जनाजे में जो दफनाने का समय जो है, वहाँ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे परिवार के? क्या लगता है कितने लोग शामिल होंगे? परिवार के लोग जो भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो रहेंगे और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं वो भी आएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो मिट्टी डालने वाले लोग होंगे उनकी सूची पहले आ चुकी है। सर्वेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और नजर रखी जा रही है लगातार। पूरा का पूरा जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अब बस इंतजार है एक बार जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसके हिसाब से सुपुर्द खाक होने का। जी बिल्कुल पूजा, देखिए सुपुर्द खाक की तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी देखिए जो पीला पॉलिथीन था उसको हटा दिया गया है कब्र के ऊपर से और उसकी साफ़ सफाई जारी है, क्योंकि उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि कुछ
कचरा तो नहीं है या कुछ भी ऐसा कुछ पदार्थ हो या कुछ मिट्टी हो या कुछ रोड़े हो तो उसको हटाने की कोशिश लगातार जारी है। तो उनके जो परिजन हैं वो लगातार आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो तैयारियां हैं उसके बारे में, तो तैयारियां मुकम्मल हैं। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा है और सीधे तौर पे अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ बुला लिया गया है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। सबसे बड़ी जानकारी, मैं 2 जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि STF को भी लगा दिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पे मौजूद है सादी वर्दी में और सीधे तौर पे निगरानी है कि अफसा अंसारी आ सकती हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड हमारी कुछ लोगों से बात हुई STF के लोगों से, उन्होंने कहा कि अफसा अंसारी आ सकती हैं, जिसके मद्देनजर STF को यहाँ तैनात किया गया है सादी वर्दी में, सादी लिबास में। इसके अलावा एक और अहम जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के भी आने की खबरें मिल रही हैं। दिल्ली में ओसामा साहब कल तक थे और वहां से उनके आने की सूचना मिल रही है। अगर प्रशासनिक अधिकारी उनको जनाजे में शामिल होने देंगे तो वो भी इस जनाजे में शामिल होंगे। जहां तक कब्रिस्तान के अंदर जाने की बात है तो परिवार के लोग और मिट्टी देने की रस्म अदायगी जिनको भी करनी होगी उन लोगों की सूची DM और SP कार्यालय में कल ही जमा करा दी गई थी। तो उन लोगों को ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने का दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है और हर तरीके से एक एक चीज़ का मुआयना किया जा रहा है। हर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है पूरे इस इलाके में। कब्रिस्तान से लेकर मुख्तार अंसारी घर तक अब गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। जो भी लोग आ रहे हैं पैदल आ रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और पैदल लोगों का जत्था टुकड़ों टुकड़ों में आना शुरू हो गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो 8 बजे से जो अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि अधिकारियों के बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि लगभग 1 किलोमीटर का फर्क है जो घर है पैतृक घर उससे और कब्रिस्तान के बीच की दूरी 1 किलोमीटर की है। जी देखिए 600-700 मीटर बताई जा रही है। हालांकि DM ने का बयान आपने देखा होगा, वो 900 मीटर बोल गई थी लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान को दुरुस्त किया, 600-700 मीटर फिर उन्होंने कहा है। तो 600-700 मीटर की ही दूरी है, ज़्यादा दूरी है नहीं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलाके में प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा है, जिस तरीके से पुलिस की तैनाती गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, STF को बुलाया गया है, PAC लगा दी गई है, LIU को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये तमाम जो गतिविधियाँ हैं इस मद्देनजर की गई हैं क्योंकि परसों से ही लगातार इस इलाके में जिस तरह का तनाव है, जिस तरीके का दहशत, दुकानें बंद है, बाजार बंद है, तो लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है। रमजान का महीना है, वैसे मौके पर रात भर दुकानें गुलजार हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पे परसों शाम से ही दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, मोहम्मदाबाद का पूरा। तो एक तरह से कहा जाए तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो भी लोग इस इलाके में के रहने वाले हैं, कस्बा के रहने वाले हैं, उनको आने दिया जा रहा है या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी पैदल ही यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आप पैदल आइए, जनाजे में शामिल होइए, गुस्ल के लिए आपको इजाज़त है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त केवल परिवार के लोगों को और जिनकी सूची DM और SP ऑफिस में जमा कराई गई है सिर्फ उन्हीं लोगों को दी गई है। आप देखेंगे कि भारी बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। पूजा, ओसामा साहब का आपने जिक्र किया कि उनके आने के आसार यहाँ पर हैं, उसको लेकर कोई खास तैयारियां हैं और क्या आने दिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर अगर और लोगों की एक्टिविटीज होती हैं तो जाहिर तौर पर सिचुएशन थोड़ी टफ हो सकती है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन का रिश्ता काफ़ी गहरा था, काफ़ी अहम था और ये DP ओझा जो पूर्व DGP थे बिहार के, उनकी रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक थी। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, ओसामा साहब के आने की खबर लगातार मिल रही है। हालांकि अभी तक ओसामा पहुंचे नहीं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ओसामा साहब जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो यहाँ आ सकते हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी से उनके रिश्ते लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अफसा को लेकर, उतने ही गहरे हैं। अफसा अगर बुर्के की आड़ में पहुंचती है तो उस पर किस तरह से निगाह रखी जाएगी? क्या कुछ महिला पुलिस भी वहां पर इस वक्त हैं जो महिलाओं के बीच में मौजूद रहेंगी? इसको लेकर क्या खबर है? जी बिल्कुल देखिए महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर कहा जाए तो सादी लिबास में भी महिलाओं की तैनाती की गई है महिला पुलिस फोर्स की। तो इस तरह से कहा जाए तो तैनाती जरूर है, लेकिन सीधे तौर पे LIU और STF ये 2 जो टुकड़ियां हैं इनको एक्टिवेट किया गया है वो अफसा अंसारी के लिए खास तौर पे। और हमारी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई थी अभी ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि अफसा अंसारी के आने की सूचना है और यही वजह है कि तमाम जो एहतियाती कदम है उसके मद्देनजर
मद्देनजर उठाए जा रहे हैं, और जो भी इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं पुलिस की, यूपी पुलिस की, उसको एक्टिवेट कर दिया गया कि अफसा अगर कहीं से भी अगर भीड़ का हिस्सा बनती हैं और वैसे में आकर अपने शौहर के दीदार के लिए वो मौके पर मौजूद होती हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि 75,000 की इनामी है, 9 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं। तो ऐसे मामले में और काफ़ी दिनों से पुलिस को उनकी तलाश है, हालांकि उनकी तस्वीर पुलिस के पास फिलहाल नहीं है, काफ़ी दिन हो गए उनको लोगों ने देखा भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरह से चुनौती बहुत बड़ी है पुलिस के लिए कि उनकी पहचान कर पाना, उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी कर पाना, ये तमाम मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि अगर बुरके में आएंगी और काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की भीड़ होगी। बिल्कुल सर्वेश, आपको याद होगा जब अतीक अहमद को सुपुर्द खाक किया जा रहा था तब 2 महिला जनाजे में पहुंचती हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि उसकी पत्नी हो सकती है, लेकिन इसे लेकर कुछ मतलब यहाँ की अगर बात करें तो कैसे तैयार की गई, क्योंकि शाइस्ता परवीन की अगर बात करें तो उस जनाजे यानी कि अतीक अहमद को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था 2 महिला वहां पर पहुंचती, लेकिन वो अता पता नहीं चल पाता कि आखिर 2 महिलाएं कौन थी। पुलिस की तैयारी पर भी सवाल उठे और सवाल ये उठे कि आखिर वो महिला कौन थी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ वैसी ही बात यहाँ हो सकती है और इसी के मद्देनज़र यहाँ पे खास जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर बुरके में अफसा अंसारी आती हैं और महिलाओं की भीड़ का हिस्सा होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक एक महिला का बुरका उठाकर उसको चेक करना, उसकी जाँच पड़ताल करना मुनासिब नहीं होगा। और जो मौका है जनाजे का मौका है। और देखिए एक अपडेट ये आ रहा है कि ओसामा साहब पहुँच चुके हैं, ओसामा साहब वहाँ पर पहुँच चुका है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, क्योंकि एक नया अपडेट यहां पर अभी आया है। और तस्वीरें एक्सक्लूसिवली देखिए आपके सामने 2 तस्वीरें इस वक्त है। पहली तस्वीर जहां पर मुख्तार को दफन किया जाएगा, मुख्तार की कब्र खोदी गई, मुख्तार की कब्र कल ही खोद दी गई थी और उससे पहले कल ढक दिया गया था, लेकिन अब उसको फिर से एक बार उगाड़ दिया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ लोगों की इस वक्त वहां पर नजर आ रही है। ये मुख्तार के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर काफी तादाद में लोग इस वक्त हैं। और शहाबुद्दीन का जो कनेक्शन मुख्तार के साथ में रहा, जिसका जिक्र अभी सर्वेश भी कर रहे थे, फिलहाल शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब वहां पहुंचा है। जो खबर इस वक्त मिल रही है, मुख्तार अंसारी के घर पर शहाबुद्दीन का बेटा पहुंचा है, मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा है। देखिए मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन बड़े करीबी माने जाया करते थे और अब ऐसे में मुख्तार अंसारी के घर पर शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा पहुंचा है। ये लगातार 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। फिलहाल पहली तस्वीर कब्रिस्तान की और दूसरी तस्वीर ये घर की तस्वीर है मुख्तार के, जहां पर इस वक्त लोगों की भीड़ है और खबर है कि ओसामा शहाबुद्दीन का बेटा इस वक्त वहां पर पहुंचा है, जनाजे में शामिल होगा। क्योंकि देखिए 8 बजे का ये वक्त है, 10 बजे का वक्त है जब सुपुर्द खाक किया जाएगा और क्योंकि 8 बज चुके हैं, यानी अब से कुछ ही देर बाद जो जनाजा है वो निकलेगा, जनाजे की नमाज उससे पहले होगी और फिर उसके बाद में जनाजे में शामिल होने के लिए ओसामा भी पहुंचा है। और माना जा रहा है कि हजारों की तादाद में मुख्तार अंसारी के जनाजे में इस वक्त लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि उसका खुद का बेटा अब्बास नहीं पहुंचेगा। देखिए 2 लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार जरा फिर से आपको बता दें। 2 तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर इधर जहां पर लोगों की भीड़ लगी है, दूसरी कब्र में। यहाँ देखिए कब्र जो खोदी गई उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और जो कब्र है वो दरअसल मुख्तार के पिता की कब्र, जिसके बगल में मुख्तार की कब्र खोदी गई है, अपने पिता की बगल में ही आप यहाँ पर देखिए कब्र खोदकर यहीं पर दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। देखिए मुख्तार अंसारी गुंडा माफिया, जिस पर 60 से भी ज़्यादा मुकदमे रहे, जिसका खौफ ऐसा, जिसकी तूती ऐसी बोला करती थी कि पत्ता भी हिलता था तो उसकी मर्जी से हिलता था। और आज उसी मुख्तार अंसारी का जो एकदम चैप्टर है बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आज वो होगा सुपुर्द खाक। बेटा उमर यहाँ पर देखिए लगातार पूरी जानकारी दे रहा है और तमाम इंतजामातों में इस वक्त शामिल है। अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, अधिकारियों ने लोगों की सूची भी ले ली है जो लोग यहाँ पर मिट्टी डालेंगे। लगभग 700 मीटर का दूरी रहेगी घर से कब्रिस्तान की। और यहाँ पर जब जनाजा निकलेगा तो माना जा रहा है कि एलआई यूनिट यहाँ पर एक्टिव रहेगी। एसटीएफ का जिक्र भी सर्वेश ने किया कि वहाँ पर एसटीएफ मौजूद है, इसके अलावा पीएसी वहाँ पर है। और देखिए लगातार तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा सर्वेश, हम उसके घर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे लोगों के पहुंचने का सिलसिला हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लगातार जारी है, काफी भीड़ वहां पर लग चुकी है। आपके पास कोई अपडेट आ रहा है क्या वहां से इस वक्त? देखिए लगातार तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे लोगों के पहुंचने का सिलसिला हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लगातार जो है काफी भीड़ वहां पर लग चुकी है। आपके पास कोई अपडेट आ रहा है क्या वहां से इस वक्त?
वैसे तुम इसको भाई गाड़ी पे रहने दो इसी जी बिल्कुल, देखिए घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि जनाजा निकलने वाला है। बताया जा रहा था कि 8 बजे करीब में जनाजा निकलेगा, गुस्ल के लिए की प्रक्रिया 8 बजे से शुरू हो जाएगी, उसके बाद जनाजा निकलेगा और जनाजे की नमाज होगी। तो जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के तमाम जो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को रहनुमा मानते थे अपना, वो तमाम लोग उस जनाजे की नमाज में शरीक होंगे क्योंकि मिट्टी डालने के वक्त सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त है जिनकी सूची प्रशासनिक अधिकारियों के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम लोगों को, जो भी इस इलाके के लोग हैं, उनको कब्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में जनाजे की नमाज ही एक ऐसा मौका है जिस वक्त वो अपने रहनुमा का दीदार कर पाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो इसके लिए तमाम तैयारियां की गई और भीड़ इसलिए इकट्ठी हो रही है क्योंकि शहरी के नमाज के बाद से ही लोगों की भीड़ इकट्ठी शुरू हो गई थी सुबह से ही, और लोग इस इंतजार में हैं कि कब जनाजा निकलता है मुख्तार अंसारी का। तो एक तरह से कहा जाए तो जो तैयारी है उसको लेकर मुकम्मल है, भीड़ उसी को लेकर है क्योंकि सभी चाहते हैं एक बार आखिरी बार दीदार करना। तो आपकी जानकारी इस वक्त है कि वहां पर प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाली। देखिए, किसी भी मुसलमान को दफन करने से पहले उसको स्नान दिया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, फिर शव को कफन में लपेटा जाता है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। जनाजे में की नमाज होती है और फिर सुपुर्द खाक यानी मिट्टी में मिल जाना होता है हर किसी को। बहुत शुक्रिया सर्वेश, लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और तमाम जानकारी भी दे रहे हैं। रंजना, बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात अब आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि अखबारों की करेंगे। देखिए, चुनावी तकरार और पोस्टरबाज लगातार जारी है। दिल्ली में विरोधियों के खिलाफ बीजेपी की पोस्टर वॉर नजर आई है और केजरीवाल, राहुल, ममता पर हमला किया गया है। लिखा, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ, लेकिन मोदी कहते हैं भ्रष्टाचारी भगाओ। और पोस्टर के जरिए बीजेपी बता रही मोदी की गारंटी, सरकार की उपलब्धियां पोस्टर से बता रही है बीजेपी। तो लगातार चुनावी तकरार और पोस्टर वॉर जारी है और पोस्टर के जरिए एक बार फिर से बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। दिल्ली में विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वॉर और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। पोस्टर जारी कर क्या कुछ लिखा गया है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और मोदी की गारंटी का भी जिक्र इस पोस्टर के जरिए। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और मोदी की गारंटी। और देखिए, फिलहाल पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां 400 पार का नारा देख रहे हैं, वहीं अभी पोस्टर वॉर भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। मंडी से उनको टिकट दी गई। मंडी की जनता से आशीर्वाद मांगती हुई कंगना रनौत इस दौरान नजर आई। रोड शो में वो मौजूद रही, रोड शो उनके द्वारा किया गया। इस दौरान रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लगे। वहीं दैनिक जागरण मेरे पास और इसमें हेडलाइन दी गई, जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हुए। श्री राम पीएम और स्थानीय बोली को हथियार बना कंगना ने शुरू किया अपना प्रचार, क्योंकि अपनी स्थानीय भाषा में वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल की बेटी हूं और इस बीच मंडी की बेटी हूं। ऐसी तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया गया। वहीं तस्वीरें भी रोड शो की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंगना ने सीधा प्रहार किया। राहुल गांधी को शक्ति और कांग्रेस को महिला विरोधी सीधे तौर पर बताया गया कंगना रनौत के द्वारा। और भी तमाम बातें यहां पर की गई। हिमाचल की मंडी सीट से भाजपा का टिकट प्राप्त होने के बाद में कंगना रनौत ने चुनावी प्रचार अभियान का आरंभ कर दिया है और इस बीच उन्होंने कई सारी अहम बातें की गई। उनके द्वारा तस्वीरें भी यहाँ पर नजर आई, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई और कुल मिलाकर अपने लिए वोट मांगती हुई कंगना रनौत नजर आई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मंडी लोकसभा सीट से इनको टिकट मिला है और कल जो इन्होंने अपनी जनसभा की, कई देर तक कई लंबा इनका भाषण चला और उसमें हमने देखा कि कंगना रनौत अपनी जो वहाँ की बोली है मंडी की, उस पर बात करती हुए नजर आई। क्योंकि बार बार हमने यहाँ पर देखा है कि कांग्रेस पार्टी की जो नेता वो ये सवाल खड़े करते हैं कि कंगना रनौत तो चली जाएंगी मुंबई, फिर मंडी की जनता की बात कौन सुनेगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जीत करके आपके पास ही रहेगा, लेकिन कंगना रनौत बॉलीवुड चली जाएंगी। लेकिन इसी का जवाब दे रही थी कंगना रनौत मंच से और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो मेरे माता पिता यहीं के रहने वाले हैं, मेरा खुद का जो मकान है वो मनाली में है। कल हमने ये भी देखा कि कुल्वी टोपी कंगना रनौत ने पहनी थी, वो पहनते हुए लोगों के बीच पहुंची और अपनी बोली में फिलहाल बात करते हुए नजर आई। यानी कि साफ तौर पर वो कह रही हैं कि आपके बीच हूँ, जिम्मेदारी मिली है, मेरे माता पिता यहीं के रहने वाले हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आऊंगी। आगे बढ़ते राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न समारोह, 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह में शामिल हो सकते प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये भी खबर फिलहाल मिल रही है। तो राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न समारोह का आयोजन और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 5 विभूतियाँ जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है, इसमें कई बड़ी शख्सियतें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर बात करें इसमें PV नरसिम्हा राव का नाम भी है और भी कई बड़े नेताओं का पूजा इसमें नाम शामिल है।
हाँ रंजना, आप कुछ जानकारी देना चाह रही हैं? देखिए, अमर उजाला के फ्रंट पेज पर ही ये खबर है और महिमा बिस का जिक्र कर रही थी। चौधरी चरण सिंह आडवाणी समेत 5 को भारत रत्न आज और पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन को भी सर्वोच्च सम्मान से आज नवाजा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से आज नवाजा जाएगा। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जिनका जिक्र किया, कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिले में। 1940 में उन्होंने मैट्रिक की यानी कि 10वीं की। और देखिए उनका जो अपना योगदान रहा, आपको याद होगा जब इन नामों का ऐलान हुआ था तो खूब अलग अलग तरह की सियासी चर्चाएं भी होती रहीं। 1947 में राम मनोहर लोहिया ने उन्हें अखिल भारतीय हिंद किसान पंचायत का राज्य सचिव बनाया। 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से पहली बार वो विधायक बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे। ठाकुर हिंदी भाषा के समर्थक थे। बताओ, शिक्षा मंत्री ने मैट्रिक के सिलेबस से अंग्रेजी विषय तक को हटा दिया था। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हुआ और लगातार देखिए बिहार में खासतौर पर मांग होती रही कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए और अब उनको आखिरकार ये सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हुए बात होगी, अब चुनाव क्योंकि सर पर है और ऐसे में लगातार पार्टीज अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। तो कांग्रेस ने जारी की है अपनी 9वीं सूची, जिसमें भीलवाड़ा से सीपी जोशी का नाम है। सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया गया भीलवाड़ा से। इसके अलावा दामोदर गुज्जर को शिफ्ट किया गया राजसमंद में। और चिकबल्लापुर की बात करें तो वहां पर वीरप्पा मोइली की जगह पर रक्षा रमैया को टिकट दे दिया गया। अब बात अगर बेल्लारी की जाती है तो यहाँ पर ई तुकाराम और चामराजनगर से सुदर्शन बोस कैंडिडेट होंगे। अब तक 211 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है कांग्रेस। तो कांग्रेस के 211 कैंडिडेट इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। ये 9वीं सूची, जिसमें कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस 9वीं सूची में चिकबल्लापुर से मोइले की जगह रमैया को टिकट दिया गया है। और देखिए वो सूची भी इस वक्त आपके सामने। बेल्लारी से ई तुकाराम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चामराजनगर सुदर्शन बोस कैंडिडेट होंगे। तो कुल मिलाकर 211 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। देखिए 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और उसी के लिए तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। बढ़ते खबरों में आगे कांग्रेस के लिए 5 उम्मीदवार का ऐलान किया गया और कांग्रेस ने जारी की लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। कर्नाटक के 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार बदले गए हैं। भीलवाड़ा से सीपी जोशी उम्मीदवार होंगे। तो कांग्रेस की लिस्ट और 5 उम्मीदवारों का ऐलान। अगली खबर, लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है एक बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू बीजेपी में शामिल होंगी, ये जानकारी मिल रही है। डॉक्टर अर्चना पाटिल बीजेपी का हाथ थाम सकती है, जिसकी वजह से एक बड़ा झटका यहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है। लगातार तमाम कांग्रेस के विधायक हुए, मंत्री हुए, वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी जानकारी, शिवराज पाटिल की बहू बीजेपी में शामिल होंगी और बीजेपी का दामन थाम सकती है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में स्ट्रांग होती भी नजर आ रही है। एक तरफ जहां राज ठाकरे को लेकर हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है तमाम मंत्रियों के साथ में, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, और एनडीए को नए साथी की जानकारी मिलती है। और इस बीच अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महिमा, बात कांग्रेस की करते हैं। 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा और 6 अप्रैल को जयपुर हैदराबाद में 2 बड़ी रैलियों के जरिए जनता से साझा किया जाएगा घोषणा पत्र। ऐसी जानकारी मिल रही है जिसपे खास फोकस युवाओं पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा, किसानों पर रहेगा। बार बार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है अगर किसी भी जगह पर रैली करते तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा जो फोकस है मेन वो युवाओं पर है। और 30 लाख के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नौकरियों की बात कर रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। और घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा और उसके बाद ये खबर मिल रही है कि हैदराबाद और एक और जगह पर जयपुर में देखिए यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा 6 अप्रैल को और उसके बाद एक बड़ी रैली की जाएगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और देखिए लगातार तमाम खबरें आपको दे रहे हैं अखबारों में। इस वक्त चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टीज की तैयारियां हैं, जो सूचियों में नाम उम्मीदवारों के सामने आ रहे हैं, घोषणा पत्र में क्या रहने वाला है, घोषणा पत्र के लिए किस तरीके से लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, वो तमाम अपडेट्स है।